रतन टाटा को लीजेंड क्यों कहा जाता है? वैसे हम सब तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन आज हम उनके टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। जब वो चेयरमैन थे तब टाटा सन्स के अंडर में 80 से ज्यादा कंपनीज थी, उसमें से 18 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में थी। 80 कंपनीज मतलब साल का एक बोर्ड मीटिंग गिनो और एक एजीएम गिनो तो 160 मीटिंग्स हुई। 160 दिन तो ऐसे मीटिंग्स में चले जाए। अगर साल के 52 संडेज को ऐड कर दो तो 212 दिन ऐसे ही खत्म। लेकिन रतन टाटा एक दिन में 4 अलग अलग कंपनीज के मीटिंग्स अटेंड करते थे। जरा सोचो यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग में बोला हुआ हर एक शब्द, हर एक फैसला कितना सोच समझ कर बोलना पड़ता होगा। उनका दिमाग कैसे काम करता होगा जब एक मीटिंग में से वो तुरंत दूसरी मीटिंग में शिफ्ट होते होंगे। हर मीटिंग में नई बातें, नए प्रॉब्लम्स, नए सॉल्यूशंस, नए स्ट्रेटेजीज, नए प्लानिंग्स। उनका कहना है कि मैं सही डिसीजन लेने में नहीं मानता हूं, डिसीजंस लेने के बाद उन्हें सही करने में मानता हूं, और ऐसे काम एक लीजेंड ही कर सकता है। आज मैं आपको एक बहुत ही बड़े इनोवेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप में से बहुत लोगों ने आजकल बहुत बार देखा भी होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों ने थोड़ा सा रुक के सोचा होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था। मैं बात कर रहा हूं पेंसिल के शेप की। जब हम सब पढ़ते थे तो हम सब हेक्सागोनल शेप की पेंसिल यूज करते थे ज्यादातर, या तो फिर गोल पेंसिल यूज करते थे। लेकिन आजकल मार्केट में पेंसिल का एक नया शेप आया है, ये वाला, जिसे कहा जाता है स्फेरिकल ट्रायंगल या तो फिर रिलॉक ट्रायंगल, जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और उसी की वजह से पेंसिल के प्रोडक्शन के अंदर लकड़ा कम यूज होता है। अब आप सोचेंगे कि कितना कम हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हर साल 1400 करोड़ से भी ज्यादा पेंसिल्स यूज होते हैं। अब आप सोचो, पेंसिल के शेप में इतना छोटा सा चेंज करने से पूरी दुनिया में कितने सारे पेड़ कट होने से बच जाएंगे। 1997 में बिल गेट्स ने एप्पल कंप्यूटर्स को डूबते हुए बचाया था। ये एप्पल का एक डाउनफॉल था। उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि बिल गेट्स, जिनके साथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लैशेस चल रहे थे, कोर्ट के अंदर मैटर्स चल रहे थे, फिर भी ऐसे हालातों में बिल गेट्स ने स्टीव जॉब्स की हेल्प करने के लिए एप्पल कंप्यूटर्स के $150 मिलियन के नॉन वोटिंग शेयर्स खरीदे थे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फ्री एक्सेस ऑफर की थी। हाँ, इस डील के अंदर दोनों कंपनीज के कुछ बिजनेस एस्पेक्ट जरूर थे, बट फिर भी अपने सबसे बड़े कंप्यूटर को डूबते हुए बचाना, ऐसे बुरे हालातों में उसकी मदद के लिए हाथ आगे करना हेल्दी कंपटीशन का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। और उस टाइम पर टाइम मैगजीन का कवर पेज ये था, स्टीव जॉब्स ने कहा थैंक यू बिल। इन लोगों को ना ऐसे ही ग्रेट नहीं कहा जाता है यार, कुछ स्पेशल है इनमें, इसलिए दुनिया इन्हें ग्रेट कहती है। नोकिया के सीईओ ने एक बार कहा था कि हमने कोई गलती ही नहीं की, फिर भी हमने सब कुछ क्यों घुमा दिया। आपको पता है उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की थी। एक वक्त था जब ग्लोबल सेल्स के मामले में नोकिया नंबर 1 पर था। बाकी कंपनीज जब रिस्क ले रही थी, इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर रही थी, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रही थी, फेल हो रही थी, तब नोकिया सेफ जोन में खेल रहा था ताकि कोई गलती ना हो जाए। और यहीं पर हुई सबसे बड़ी गलती। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो टेम्पररी बहुत सुकून देता है, लेकिन वही सुकून आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान करता है। जब भी लाइफ में ऐसा लगे कि मैं एक कंफर्ट जोन में बनता जा रहा हूं, उसी टाइम पर उसको तोड़ो। भले ही तकलीफ हो, लेकिन तोड़ो। वही तकलीफ आपका ग्रोथ करेगी, और अगर उस कंफर्ट की आपको आदत पड़ गई तो वही कंफर्ट आपको डुबा देगा। जॉनी जॉन्स जब 6th ग्रेड में थे तब उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी, तो अपने परिवार की मदद करने के लिए उनको पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की ये बात है, जिस टाइम पर ग्लोबल क्राइसिस चल रहे थे। 18 साल के हुए तब कंपलसरी मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करना पड़ा, लेकिन उनको पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो नाइट स्कूल ज्वाइन कर लिया और पढ़ाई की फिर से शुरुआत की। एक तरफ वो वियतनाम वॉर का भी हिस्सा थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जूनियर कॉलेज डिप्लोमा और लुजानिया स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज करना शुरू कर दिया। 1973 में भाई जब रिटायर हुए, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से बैचलर डिग्री हासिल की, उसके बाद एलएसयू से मास्टर डिग्री हासिल की, और 83 इयर्स की एज में भाई ने एलएसयू से पीएचडी पूरी करके इतिहास बना दिया। उनका कहना है कि हाँ, लोगों का मानना है कि एक एज के बाद इंसान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए जब तक मैं कुछ करना चाहता हूं और मैं कर सकता हूं, तब तक लोग क्या मानते हैं और क्या जानते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।